जो पुराने जो घिसे-पिटे तरीके हैं, घिसे-पिटे प्रश्न हैं, उसी से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रश्न श्रृंखला में आप पाओगे कि काफ़ी नवीनतम जो पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के प्रश्नों का इसमें संकलन है। कहीं न कहीं आप जब इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लोगे, तो आप पूर्ण रूप से आप अंत में सैटिस्फाई हो जाओगे और हर परिस्थिति में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी ग्रामर से संबंधित कठिन लेवल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको इस एक वीडियो की झलक से ही आपको नज़र आ जाएगा कि प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, प्रश्नों का जो संकलन है इस प्रश्न श्रृंखला में वो 20 है, जो 20 काफ़ी अच्छे अद्वितीय क्वेश्चन इस प्रश्न श्रृंखला में हैं, जो कि इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। और इसके बाद जो वीडियो आगे जारी रहेंगे और डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न श्रृंखला की तलाश है, तो आपका ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। मैं आपको बता दूं पहले ही कि जो यूपी जो एग्ज़ाम होता है, उसमें यूपी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो विशेष पैटर्न पे पूछे जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि अधिकतर लोग हिंदी साहित्य की जो मोटी-मोटी किताबें होती हैं, उनसे पढ़ाकर आपको ढेर सारा पढ़ा देते हैं, जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और इतने प्रश्न आप याद नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए शुरू में बता दूं कि हमारी टीम द्वारा बिल्कुल रिसर्च करके एक सिलेक्टिव पोर्शन आपके सामने पेश किया गया है और इसमें साहित्य के आपको 4-5 प्रश्न मिल ही जाएंगे। और वो प्रश्न आपको मैं शुरू में बता दूं कि हमारी टीम एक रिसर्च कर पूर्ण रूप से ये प्रश्नों का संकलन लेकर आई है। हिंदी साहित्य में अधिकतर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जन्म यूपी से हो या यूपी में उनका क्रमस्थली रही हो या यूपी में उनका मरण हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं, जो कि एक यूनिक आपका हमारा कंसेप्ट है काम करने का। उसी कंसेप्ट को हम आगे दोहराते रहेंगे। अगर आपको ये, तो चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन ए है छिद्र और सौ, ऑप्शन बी है सच और ग्राम, ऑप्शन सी है आधा और काम, ऑप्शन डी है मस्तक और श्वास। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपकी समक्ष ये 4 आंसर हैं। इसमें से 3 जो उत्तर हैं वो गलत हैं और 1 उत्तर आपका सही है। तो प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको वह ऑप्शन चुनना है इसमें से जिसमें दोनों शब्द तत्सम दे रखे हों। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, छिद्र और सौ। तो पहले ऑप्शन में हम देखें, आसान तरीके से देखें तो सौ जो आपको दूसरा शब्द है, यह है तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो होगा सत्य। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, सच और ग्राम। तो हम देखते हैं कि सच जो शब्द है यह तद्भव शब्द है और यह इसका तत्सम शब्द हो जाएगा सत्य, और जो कि ग्राम एक तद्भव शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है गांव। और इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन सी में आधा गलत है, क्योंकि आधा का जो तत्सम शब्द है वो अर्ध होता है। अब जैसा कि प्रश्न की शर्त के अनुसार हमें वह ऑप्शन देखने हैं जिसमें सभी शब्द तत्सम हो। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हो, मस्तक और श्वास। तो ये आपका पहला प्रश्न रहा। जैसा कि जो भावी परीक्षा होती हैं उनमें तरह तरह के डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्नों को आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के लिए आप एक जॉब पाना चाहते हो, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो उसके समक्ष ऐसे प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसे ही प्रश्नों की ये श्रृंखला रहने वाली है, जिसको आप पूरी करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऐसे ही प्रश्न जो हार्ड लेवल के बन के आते हैं एग्जाम में, आप वहाँ पर अपने आप को काफ़ी अच्छा सुकून पाओगे परीक्षा हॉल में। जब आप कठिन परिस्थिति की अगर मेहनत करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न दूसरे की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ और भेद सुसंगत है? मैं अब बारी बारी से जल्दी प्रश्न पढ़ूंगा और जिनके ऑप्शन दे रखे हैं वो सही ऑप्शन है, कहीं मैं उसको बोलूँगा और कहीं मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो मैं आपको उसी जो पर्टिकुलर आंसर होगा उसी को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चाहते हो कि
ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला को आप पीडीएफ में लेना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दें तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भी सुसंगत है? तो आपके सामने 4 आंसर हैं, इसमें से 3 गलत हैं और हो सकता है कि कहीं कहीं एक सही हो, लेकिन हमको प्रश्न की शर्त अनुसार ऐसा आंसर ढूंढना है जहां दोनों शब्दों के अर्थ सही हों। तो पहला ऑप्शन है कोर और दूसरा जो शब्द है वो है कौर। तो इसके अर्थ दे रखे हैं क्रमशः ग्रास और किनारा। अब चलते हैं दूसरे विकल्प की ओर। तो पहला शब्द है इसमें निश्चल और दूसरा शब्द है निश्चल, जिसका अर्थ क्रमशः दे रखा है सीधा और स्थिर। अब चलते हैं विकल्प 3 की तरफ, सुधी और सुधी, जिसमें क्रमशः अर्थ दे रखे हैं विद्वान, चेतना। अब चलते हैं अपने अंतिम विकल्प की ओर, जिसमें पहला शब्द है परुष और दूसरा शब्द है पुरुष। तो इसके क्रम से अर्थ दे रखे हैं कठोर और नर। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको वही ऑप्शन चूज करना है आंसर अपने लिए जिसके दोनों शब्द क्रमशः सही दे रखे हों। तो हम ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है नर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 3, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। यह रचना किस विधा से संबंधित है? तो दोस्तों, अगर आप लॉजिक क्वेश्चनों को जान जाओगे, अगर लॉजिक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे तो अच्छे से सिलेक्शन पाओगे, अपना पक्का सिलेक्शन पाओगे, एक सीट पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपको टॉप 100 में ले जाते हैं और ये डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर विधा पूछी है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं क्यों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है और साहित्य में भी क्वेश्चन बन सकता है। आजकल प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है पेपरों का, और अगर आपको एक जॉब चाहिए तो उसमें एक कठिन से कठिन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए आपको। तो देखते हैं 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। यह रचना किस विधा से संबंधित है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो, आपसे प्रश्न ये 3 तरह से पूछ सकता है कि 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था, तो वो दिया गया था संजीव को। अगर पूछे कि संजीव की किस कृति के लिए दिया गया, तो ये दिया गया था मुझे पहचानों के लिए। अगर ये पूछता है कि किस विधा के लिए दिया, जो कि क्वेश्चन स्वयं मूल रूप में यही बना हुआ है, तो ये दिया गया था उपन्यास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उपन्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है आपका, याव जीवन सामसिक पद में कौन सा समास है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, तत्पुरुष। इसका दूसरा ऑप्शन है बी, अवयवी भाव समास। इसका ऑप्शन सी है कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी से तैयारी करोगे, जितनी हार्ड लेवल की तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके काम आने वाले हैं। और जहाँ तक जब नौकरी डिसाइडेड वाले प्रश्न होते हैं तो ये प्रश्न आपको बहुत काम आएंगे। तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है अवयवी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय और चौथा आंसर है द्वंद्व। तो आपने अपने मन में कुछ ना कुछ उत्तर सोच लिया होगा, तो मैं आपका सही आंसर बताऊं। इसका आंसर है अवयवी भाव समास। अगर आपके समास क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें और मैं आपको ऐसे समास पढ़ाऊँगा, ऐसे समास अपना कंटेंट लेकर आऊँगा कि आप बिल्कुल भूल जाओगे, एक कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे, जिससे याद करने की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। और एक अच्छा मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करके एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका। तो तत्पुरुष में जहाँ तक हमारी पहचान है कि आपका कारक चिन्ह लोप होता है उसमें जब अर्थभेद करते हैं तो इसका। और अवयवी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अवयव होता है, जैसा कि आप देख सकते हो जो या शब्द है वही अवयव है। कर्मधारय समास में विशेषण होता है और द्वंद्व में दोनों शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न जो कि इस श्रृंखला का है, काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला होने जा रही है। किस शब्द में प्रे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों, प्रश्न को समझा, एक तो एक बेहतरीन प्रश्न है। और देखें, प्रे जो उपसर्ग है वो प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, प्रे सब में लगा हुआ है, इसे बोलते हैं नौकरी वाला प्रश्न। तो ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है प्रत्युष, ऑप्शन सी है प्रज्वलित, ऑप्शन डी है प्रख्यात। अब बहुत से दोस्त हमारे यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि प्रे सभी शब्द पे दे रखा है। तो मैं दोस्तों आपके लिए बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो आपने मन में सोच लिया हो
तो मुझ अपने मन में ही रखें और मैं आपको आंसर देने वाला हूँ ये। इसका सही आंसर है बी, प्रति प्लस युस। तो क्योंकि प्र प्लस ती हो जाएगा, ई आ जाएगा ते पर और उस चले जाएगा अस, तो ये हो जाएगा शब्द प्रति प्लस अस, और बाकी में सब में प्र आपका उपसर्ग लगा हुआ है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो ये है आपको टॉप 100 में पहुंचाने वाला प्रश्न। अब प्रश्न को ध्यान से समझ लें। अगर कहीं भी ये प्रश्न मिले आपको, और ये जो भावी जो परीक्षा होती हैं, एक जो एग्जाम में छटनी करने वाले जो प्रश्न होते हैं, वही क्वेश्चन है। आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न मिलेगा, लेवल बहुत अच्छा होगा। खुद मेरे द्वारा ये कंटेंट बनाया गया है, एक एक प्रश्न के पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। निम्न में से घोष ऊस महाप्राण दृष्टि से सही होगा। देखो कितनी चीज़ें एक ही साथ पूछी गई हैं। नॉर्मल चीज़ें सबको पता होती है। अगर आपको यहाँ इस श्रृंखला को देखोगे तो अपने आप में कुछ विशिष्ट ज्ञान ग्रहण करके जाओगे। तो ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी है स, और ऑप्शन डी है सा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मिलते जुलते हैं काफ़ी आंसर, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हा है। हा इन तीनों कैटेगरियों को पूर्ण करता है, घोष ऊस महाप्राण, और इसी तरह ये आंसर हो जाएगा आपका हा सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर इस कुछ प्रश्न पर आपका कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है श्रृंखला का 7वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का है, और देखो हल्का भी हमारे यहाँ पर जो एक मैं बोलूँ हल्का जो प्रश्न है वो किस लेवल का है आप चेक कर सकते हो। एक में से कम 4-4, 5-5 प्रश्न बन के जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल। बी, जो हर जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी। ऑप्शन सी, 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक। ऑप्शन डी है, जिसकी तुलना ना की जा सके अनुपम। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल, ये सही बात है, उसको वाचाल बोलते हैं। जो हर जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, उसे सर्वव्यापी बोलते हैं, ये भी सही बात है। 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ये भी सही बात है, वो भी उसको पाक्षिक बोलते हैं जो 15 दिन में प्रकाशित होता है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय, ना कि अनुपम। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका एलिमिनेटेड हो जाएगा, इसी के साथ ये गलत आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो ये देखो ये एक बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं। निम्नलिखित में से मानक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो आपको अशुद्ध शब्द ढूंढना है। मन प्लस स्थिति, महेंद्र, ऑप्शन सी उपरोक्त, ऑप्शन डी जाएं। तो ये एक लेवल वाला प्रश्न है, इसको काफ़ी अच्छे से करें। और आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो अब मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूँगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका उपरोक्त, तो ये एक गलत है क्योंकि ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसमें आंसर होगा उपर्युक्त, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। तो जहाँ तक मैं जो यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के जो पेपर चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि उसमें साहित्य भर भर के पूछा जा रहा है। तो एक साहित्य का एक पैटर्न है पूछने का अपना, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि साहित्य को पढ़ा रहे हैं, वो सारे साहित्य को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इसका प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अधिकतर लोग साहित्य को पढ़ा रहे हैं और ये सोच ही नहीं रहे कि भाई जो पेपर है वो हमारा कैसे बन के आया, क्या नहीं बन के आया। ग्रामर की ग्रामर पढ़ाए जा रहे हैं। अब साहित्य देखा उन्होंने जैसे रेडियो ऑपरेटर वाले दिन से, तो वो साहित्य की मोटी मोटी किताबों में से पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे कि प्रश्न का सेटअप कैसे हो रहा है अपने यूपी पुलिस में, और यूपी के जो जितने बार एग्जाम होते हैं उनमें कैसे सेटअप होता है, अगर आपने इस बात को समझ लिया, तो जो अब आप टाइम लगा रहे हो ना पूरा याद करने में, पूरी हिंदी साहित्य को याद करने में, आप ध्यान से देखो कि प्रश्न बन कैसे रहा है। मैं बताऊंगा, हमारी टीम ने इस पर पूरी रिसर्च करके देखा कि वैसे साहित्यकार जो यूपी से संबंध रखते हैं अपना, उन पर प्रश्न बन के आ रहे हैं। और लोग
क्या कर रहे हैं कि बच्चों को पूरे पूरे साहित्य के प्रश्न याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेस्ट कराने की रटवा रहे हैं। और एक मैं आपके सामने मैंने बताया, अपने थंबनेल में दिखा दिया था कि एक यूनिक कंटेंट लेके आऊँगा, और ये यूनिक कंटेंट श्रृंखला का नवा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है राही मासूम, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों मैं आपके सामने इसका आंसर बोलने से पहले कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर जो यू प्लस में जो प्रश्न बनते हैं साहित्य के ऊपर, उनका कहीं ना कहीं लिंक उत्तर प्रदेश से होता है। तो चलो उसी के सहारे हम इस आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, जो कि एक बिहार की माटी के काफ़ी अच्छे साहित्यकार थे, तो ये तो इसके आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं डी राही मासूम, तो ये एक उर्दू के लेखक हैं, जो कि ये गलत तरीके से यहाँ पर उत्तर दे रखा है। चलते ऑप्शन सी प्रेमचंद, तो ये सबको पता है, ये वाराणसी के थे और काफ़ी अच्छे साहित्यकार, लेकिन ये इनकी कृति नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह, ये इसका राइट आंसर है, ये जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही साहित्यकार हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपसे पूछा है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। और एक बात देख लें, आप प्रश्नों को देखें, आप प्रश्नों को देखकर ये पाते हो कि हर जो प्रश्न है ना वो यूनिक है, अपने आप में अलग है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। एक रिसर्च बेस्ड ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, पूरी तरह से रिसर्च किया गया है कि आने वाले एग्जाम में जो नौकरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के बनते हैं, एक बच्चे को काफ़ी बच्चों से ऊपर ले जाएं, वो किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों वो प्रश्न ऐसे होते हैं। ऑप्शन ए मौका ताकना, ऑप्शन बी लापता होना, ऑप्शन सी पिंड छूटना, ऑप्शन डी डींग हकना। तो दोस्तों आप देख सकते हो गूलर का फूल होता है ना, वो हर समय नहीं आता, कभी कहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, लापता होना। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तुमने गाया होगा वाक्य में कालक्रम की दृष्टि से सही होगा। हर टॉपिक को कवर किया है हमने, हर टॉपिक को कवर किया, अच्छे से कवर किया है, और एक बेहतरीन धांसू तरीके से हमने पूरा रिसर्च बेस्ड काम कर ये आपके सामने संकलन किया है। और जो कि यूपी पुलिस में आपको एक यूनिक कंटेंट की तरह प्रदान किया गया है। हेतु भविष्य, तो ये हेतु मत भविष्य है, ये किसी तरह यहाँ पर मिसप्लेंट हो गया है। अगला ऑप्शन है संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी है सम्भाव्य भविष्य, ऑप्शन डी है अपूर्ण भूत। तो इसका ऑप्शन है बी संदिग्ध भूत, तुमने गाया होगा वाक्य में कालक्रमिक जैसे सही होगा। तो एक बार मैं आपके सामने आंसर ले दूं, इसका आंसर है संदिग्ध भूत। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है। इस प्रश्न को देखें आराम से, इसे बोलते हैं हार्ड प्रश्न। जब दोस्तों आपको किसी प्रश्न के जो 4 आंसर होते हैं उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हार्ड लेवल का बन जाता है। जैसे कि आप देखते हो दोस्तों, काफ़ी लोग G2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि आप एक नॉर्मल विद्यार्थी की श्रेणी में रह जाते हो। प्रश्न हो और उत्तर उसके बिल्कुल दमदार हो तो प्रश्न वो हार्ड लेवल का पहुँच जाता है। देखिए, ए मृत्यु, बी मृत्य, ऑप्शन सी मर्त्य, ऑप्शन डी मर। तो आपको अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी पूछा गया है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कैसे हार्ड बन जाता है, वो दोस्तों ऐसे हार्ड बन जाता है। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत, ऑप्शन सी मर्त्य, ऑप्शन डी मर। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा मैं समझता हूँ, तो मैं आपको अब आप आंसर देना चाहूँगा। इसका आंसर है सी मर्त्य। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों असंगत पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं अच्छे से प्रश्न में पूछा क्या गया है और जल्दी से अपना आंसर टिक कर देते हैं जल्दबाजी में, जिससे कि होता क्या है कि हम अपना जो पेपर अच्छा होने वाला है और जो साधारण प्रश्न होते हैं उनको गलत कर बैठते हैं। पढ़ते हम पहला ऑप्शन ए आमरण अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी काला पानी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी मझद्वार द्वंद्व समास, ऑप्शन डी स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें गलत जो उत्तर है वो हमें ढूंढना है। देखते हैं पहला ऑप्शन आमरण अवयवी भाव समास। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें अवयव शब्द दे रखा है पहले ही, आ प्लस मरण, आ जो शब्द है। अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो काला पानी, तो आप देख सकते हो विशेषण पहले ही लगाया काला शब्द जो है।
अब देखते हैं सी, मझदार द्वंद्व समास। चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ, स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो देख सकते हो आप को जो कारक शब्द है वो इसमें आ चुका है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अब देखते हैं मझधार, तो मझधार द्वंद्व समास। तो इसमें मझधार जो द्वंद्व समास दे रखा है, ये द्वंद्व समास नहीं होता है। और द्वंद्व समास की पहचान ये होती है कि दो शब्द दिए होते हैं और दोनों का अर्थ भेद अलग अलग होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मझधार द्वंद्व समास। ये गलत है। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की कवयित्री हैं। तो ये कवयित्री दे रखी हैं आपके सामने, कृष्णा सोबती, प्रतिभा रे, माधवी वर्मा, माहेश्वरी देवी। तो ये चारों जो ऑप्शन हैं, जो चारों जो इस कवयित्री दे रखी हैं, इनको चारों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों हमें सजग रहना चाहिए कभी कभी। तो आप देख सकते हो हिंदी की कवयित्री, तो ये हिंदी की कवयित्री नहीं है चारों, इसमें से दो कवयित्री हैं, कृष्णा सोबती और माधवी वर्मा। प्रतिभा रे मराठी कवयित्री हैं और माहेश्वरी देवी एक बंगाली कवयित्री हैं। तो आपको सजगता भरी नज़रों से अपना आंसर ढूंढना है इसमें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित मैं कुछ आपको तथ्य बताना चाहूँगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य होता है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 जो भाषा होती हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। उसके अलावा यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है। अगर बात करें पुरस्कार राशि की, तो 2023 तक यह पुरस्कार राशि 11 लाख थी और हाल ही फिलहाल में ये राशि 17 लाख हो चुकी है। हालांकि मैंने 17 लाख का ऑफिशियल नोटिस देखना चाहा लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। आप अपनी सतर्कता के लिए इसका एक बार सर्च भी कर सकते हो और मैं भविष्य में जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा 17 लाख के ऊपर तो मैं आपके समक्ष पेश कर दूंगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कृष्णा सोबती, पृथ्वी रे, महादेवी वर्मा, माहेश्वरी देवी। तो इसमें से सही जो आंसर होंगे वो कृष्णा सोबती और महादेवी वर्मा है। तो नीचे के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहला और तीसरा किसी भी में भी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक त्रुटि हो चुकी है इस प्रश्न के लिए, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा आपसे। तो आप अपनी ओर से याद कर लें, कृष्णा सोबती और महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा पर मिला है और कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा के बाद जितनी भी कवयित्रियों या कवि के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी के क्षेत्र में, तो उनके संपूर्ण उस पर मिला, उससे पहले किसी कृति पर मिलता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पुरस्कार प्राप्त करता है संबंध असंगत को पहचान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी जोरों शोरों से पूछे जा रहे हैं और जिससे परेशानी ये हो रही है कि जो नए वर्ग के जो एक हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, जो हिंदी ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं सिर्फ, और जो साहित्य नहीं पढ़ते, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। वो क्या करते हैं कि हिंदी की कोई साहित्य की किताब उठाते हैं मोटी छोटी और एक तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और बचे कुछ ये हिंदी साहित्य के कुछ जो भी कुछ उन्हें मिल रहा है यूट्यूब से कहीं से भी, वो एकदम लेक्चर पे लेक्चर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी परेशानी बढ़ाते हैं। तो ये एक यूनिक कंटेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो प्रश्न जो अधिक बनते हैं वो यूपी से संबंधित जो लेखक होते हैं उन पर बनते हैं। तो ये एक रिसर्च बेस्ड हमारा काम है और इस पर हमने पहले ही रिसर्च कर लिया था और पहले रिसर्च करने के बाद ये प्रश्नों का संकलन बहुत ही अच्छी तरह से हमने फ्रेमिंग किया है और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पुरस्कार प्राप्तकर्ता से संबंधित असंगत को पहचानें। तो दोस्तों प्रश्न को अच्छे से भांप लें, परख लें कि पूछा क्या है। तो इसमें पूछा असंगत को पहचानना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से एक गलत है, उसे छांटना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिल सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि पुलिस से संबंधित जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल, उसमें ये प्रश्न काफ़ी भर के पूछे जा रहे हैं। तो उसके नाम पर क्या हो रहा है कि बहुत से जो तथाकथित लोग हैं वो आपको साहित्य का टीचर ही बना दे रहे हैं, इतना साहित्य पढ़ा रहे हैं कि पूछो मत। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहित्य पर जो वही प्रश्न बन रहे हैं जो जिनका संबंध यूपी से रहा है, या तो उनका जन्म यूपी में हुआ है या उनका मरण यूपी में हुआ है। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों का संकलन चाहते हो तो कमेंट कर दें, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ऐसे कवियों पर और लेखकों पर। अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ।
ऑप्शन ए टोकरी में दिंगत अनामिका, ऑप्शन बी परजात नसरा शर्मा, ऑप्शन सी कितने पाकिस्तान भीष्म साहनी, ऑप्शन डी दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। तो कितने पाकिस्तान जो ये तो इसमें ऑप्शन जो सी है कितने पाकिस्तान, ये गलत है क्योंकि इसके लेखक कमलेश्वर हैं। तो चलते अगले ऑप्शन की तरफ। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित विराम चिन्हों में उद्धरण चिन्ह का सूचक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है ये सही है, लेकिन ये टाइप गलत हुआ है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहना चाहूँगा क्योंकि ये इधर से हो जाएगा। तो ये उद्धरण चिन्ह का सूचक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अधिकतर लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, रखे हैं जिसमें से 3 गलत उत्तर हैं और 1 इसमें सही उत्तर है। तो पहले उसकी चलते हैं मधु, बी लज्जा, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी शशि। तो दोस्तों ये प्रश्न वह हैं जो आपको पक्का नौकरी दिलाने की तरफ ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो मधु। तो दोस्तों मधु अधिकतर देखा हुआ आपने लड़कियों का नाम होता है, लेकिन ये मधु शहद का भी होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया पुल्लिंग। लज्जा, लज्जा पति शशि। तो शशि चंद्रमा को बोलते हैं, पति आपको पता ही है। लज्जा मतलब एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर लज्जा ही होगा। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से संपादन कारक का विभक्ति सूचक शब्द है। तो मैं, ने, किस लिए, को। तो संपादन के लिए यहाँ पर विभक्ति सूचक शब्द को है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसे आराम से कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों संयुक्त सर्वनाम का यहाँ मतलब इनडायरेक्टली पूछा गया है कि यहाँ ऐसा आपको यहाँ इसमें वाक्य ढूंढना है जिसमें 2 आपके सर्वनाम पूछे गए हों। तो तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रही हो, जो कोई आना चाहा, ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो रोटी मत खाओ। इसमें 3 आपके जो उत्तर हैं वो गलत हैं, 1 आपका सही उत्तर है। तो इसमें बी जो ऑप्शन है, जो कोई आना चाहे, तो जो और कोई ये 2 इसमें सर्वनाम है। इसी के साथ ये आपका जो 19 नंबर प्रश्न है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित शब्दों में अपकार और उपकार समानभाषी भिन्नार्थक सही अर्थ होगा। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और कन्फ्यूजन लेवल काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा अपकार होता है बेकारी और भलाई, पहला ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी है बुराई और भरोसा, ऑप्शन सी है भरोसा और बेकारी, ऑप्शन डी है आपका बुराई और भलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुराई और भलाई। तो आज की जो प्रश्न श्रृंखला है, बस आज की प्रश्न श्रृंखला में इतना ही। अगर आपको प्रश्नों का जो संकलन है काफ़ी पसंद आया हो तो लाइक कर लें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दें। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपसे उम्मीद रहेगी कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें लाइक करें। और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट कर दें। अगर इस पीपीटी का PDF चाहते हो और हमारे जो टेस्ट है वो भी लेना चाहते हो हमसे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य आपके लिए रिप्लाई कर देगा और आपके लिए जल्द से जल्द आपको एक यूनिक कंटेंट पर आधारित टेस्ट प्रोवाइड करा देगा, और जिससे कि आप एक अच्छे प्रश्नों के साथ अपनी जो भावी परीक्षा उसमें जाएंगे तो आप अच्छा महसूस करोगे।